हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज 8 दिसंबर 2021 को ऑब्वियसली सीए इंटर के बच्चे पेपर दे के आए हैं। पेपर नंबर 2, कॉरपोरेट एंड अदर लॉज। तो इस पेपर का मैं रिव्यू, क्या क्या इसके आंसर्स होने चाहिए थे, किस तरह का पेपर है, आई एम गोना डिस्कस विद यू। आपसे एक गुजारिश है, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो मेरा ये रिव्यू लेक्चर प्लीज अपने एग्जाम्स के दौरान ना सुने। आप अपने ऊपर किसी तरह का कोई अनड्यू प्रेशर ना क्रिएट करें। बेसिकली क्या होता है, जिनका अटेम्प्ट बाद में है वो बच्चे जरूर पूछते हैं कि सर पेपर कैसे आया। तो इसलिए जिनका अटेम्प्ट बाद में है वो आराम से आज देखें, जो पेपर दे के आ चुके हैं वो अपने एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद रिव्यू देखें। ये जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी अपने फर्दर एग्जाम्स के ऊपर लगा सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द, देखिए, पार्ट 2 ऑब्वियसली, जिसे हम कहते हैं अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, उसका ए पार्ट कहता है ये मिस्टर शाविश एक इंडियन सिटीजन है, भारत में रेजिडेंट है। उन्होंने एक ये ओपीसी बनाई है, डेट देखिए 1 अप्रैल 2018 को, और अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया है। कंपनी की पेड अप कैपिटल है 35 लाख, और उन्हें लग रहा है कि एक बायर है जो काफ़ी बड़ा उनको एक ऑर्डर दे रहा है कि 2020 तक उनको ये एक ऑर्डर मिल जाएगा, और उन्हें उसकी डिलीवरी कर देनी है दिसंबर 2020 तक। बड़ा ऑर्डर है, इसलिए वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसलिए वो 10 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं। देखिए, कैपिटल पहले 35 लाख थी, 10 लाख और लगा रहे हैं। अब आपको पता ये होना चाहिए कि ओपीसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 रेड विद, सेक्शन 3(1)(c) रेड विद, इनकॉर्पोरेशन रूल्स, और बेसिकली रूल नंबर 3 से लेके कह लीजिए 7A तक हम इसके ऊपर पढ़ते हैं। 1/4/2021 से देखिए रूल्स में काफ़ी भारी बदलाव किए गए। बड़ी बात यह है, पेड अप कैपिटल और टर्नओवर की जो लिमिट होती थी वो हटा दी गई है 1/4/21 से। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ओपीसी बनी 2018 की, और 2020 तक की वो बात कर रहा है। तो अब आपसे पूछा गया है, हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज मेंबर ऑफ ओपीसी। भाई कौन एलिजिबल हो सकता है? तो स्ट्रेट वे हम इसके ऊपर रूल 3 में देखिए क्या पढ़ते हैं। मोटा मोटा कह लीजिए तो हम 4 बातें पढ़ते हैं। एक, आप क्या होने चाहिए? नेचुरल पर्सन। नंबर 2, हम कहते हैं आप इंडियन क्या होने चाहिए? सिटीजन। नंबर 3, आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए 18 साल, मतलब माइनर नहीं होने चाहिए। नंबर 4, देखिए 1/4/21 से हम देखते हैं तो उसमें बदलाव ये आया है, आप रेजिडेंट हैं या नहीं हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिडेंट और अदरवाइज। वैसे रेजिडेंट का अब मीनिंग है 120 दिन, और 1/4/21 से पहले हम लेते थे 182 डेज। तो डायरेक्ट ये पूछा गया, ये लिख दिया हमने रूल 3 के मुताबिक। कहता क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको किसी और तरह की कंपनी के अंदर? देखिए यहाँ पे आता है रूल नंबर 6। अगर हम ओपीसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइवेट में भी, या आप पब्लिक कंपनी भी बना सकते हैं। अब करने के लिए आपसे स्वाभाविक है, पूछा गया है क्या क्या कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। देखिए, एक तो सेक्शन 18 भी डील करता है, उसका भी आपको कंप्लायंस करना है, जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भैया आपको अपने क्या करने पड़ेंगे? ऑल्टर करने पड़ेंगे क्या? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। और आपको फाइलिंग करनी है किसके पास? आरओसी के पास, और आरओसी के पास आपको फॉर्म भरना पड़ता है आईएनसी 6। सबसे बड़ी बात यह है, रूल नंबर 6 के मुताबिक भी हम चलते हैं तो आपको अपने मेंबर बढ़ाने पड़ेंगे, और साथ में ही अपने डायरेक्टर भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही मेंबर और एक डायरेक्टर होता है, दोनों के दोनों आपको क्या करने पड़ेंगे? इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो इस तरह की चीजें आपने यहाँ पे लिखनी थी। तीसरा हिस्सा कहता है, अगर पेड अप कैपिटल अगर हम बढ़ा देते हैं बाय 30 लाख, क्या हम किसी और कंपनी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत? अब देखिए, ये बात कर रहा है बिफोर 1/4/21, 1/4/21 से पहले वाला लॉ। तो देखिए, अगर मैं उसके हिसाब से आपको आंसर दूं तो ये होता था पहले, अब नहीं रहा है। ये रूल नंबर 3 एग्जैक्टली कहूँ, सब रूल 7 है, ये आज के दिन नहीं रहा है, नाउ ओमिटेड। लेकिन जो बच्चे पेपर दे के आए दिसंबर 2021 में, उन्होंने पहले वाला भी पढ़ा और अमेंडमेंट भी पढ़ी है। तो हम ये पढ़ते थे कि आप किसी और कंपनी में क्या नहीं कर सकते? आप कांट कन्वर्ट, आप अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं कर सकते।
ये एक रिस्ट्रेंट होता था, और ये रिस्ट्रेंट होता था विद इन 2 ईयर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी बनी थी 2018 में या 2019 के बाद आप नहीं कर सकते हो, लेकिन नए लॉ के मुताबिक हम क्या कहेंगे, भैया इस तरह की कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर जो ऑफिशियल अमेंडमेंट 1421 से जो लागू हो चुकी है। लेकिन पहले क्या होता था, 2 साल के अंदर अंदर आपके बनने में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन हुआ करती थी कि हाँ जी आप कर सकते हो, प्रोवाइडेड या तो आपकी पेड अप कैपिटल या फिर आपकी टर्नओवर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कितने से इंक्रीज हो जाए, पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा हो जाए या फिर टर्नओवर आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें 35 लाख आपकी पहले थी और कहता 30 लाख आप और बढ़ा रहे हो, तो स्वाभाविक है आपका ये कितना बन गया, 65 लाख बन गया। तो ये मतलब इसको दोनों तरीके से आप लिख सकते थे कि भाई पुराने लॉ के मुताबिक कहें तो इस ढंग से, वरना नए लॉ में तो ऐसा कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा। ये आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, 31 मार्च 2020 को दे रखी है, और यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी की, तो आपको यहाँ पे कंपनी की नज़र आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल अगर हम देखते हैं तो इक्विटी शेयर्स दिखिएगा, इक्विटी शेयर्स बताए गए हैं 90,000 हैं, 1/10 का 8 रुपये पेड अप है, राइट। तो डैट मीन्स 2 रुपये की अभी कॉल पड़ी है। इसके बाद अगर आप जनरल रिजर्व देखते हैं, कैपिटल रिजर्व देखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैलेंस इन P&L अकाउंट। देखिए क्वेश्चन आया है बोनस शेयर्स के ऊपर। बोनस शेयर पे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 63। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि 1 अप्रैल को कंपनी ने फाइनल कॉल 2 रुपये की मंगवा ली है और ये पैसे 25 अप्रैल को मिल भी गए हैं। इसके बाद कंपनी अपनी कैपिटलाइज करना चाहती है रिजर्व्स को, ताकि बोनस शेयर दिया जाए। एक शेयर देंगे 4 के बदले में। तो देखिए हमने ऊपर देखा था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, 90,000 थे। आप एक शेयर देंगे 4 के बदले में, डैट मीन्स कितने शेयर देंगे बोनस इशू, 22,500 का। और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। तो डैट मीन्स आपको चाहिए 2,25,000। और ये रुपये कहाँ से चाहिए होते हैं, आप ये पैसा इकट्ठा कर सकते हो फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, या कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से। तो यहाँ पे फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व तो आएगा नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, बैलेंस इन P&L आ जाएगा। अच्छा खासा आपके पास पैसा है, आप यहाँ से उठा सकते हैं। आगे ये कहता है कि भाई ये बताइए कि पहली बात जैसे मैंने कहा सेक्शन 63 लग गया बोनस शेयर्स के ऊपर, कि आप कौन से सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर लिख के दे ही दिया आपको कि वो 3 सोर्सेज हमारे पास हैं। और कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी कैपिटलाइज फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। देखिए हमने निकाला था 22,500 शेयर्स, एक शेयर कितने का, 10 का। तो डैट मीन्स हमें पैसे कितने चाहिए, हमें पैसे चाहिए 2,25,000 रुपये। और 2,25,000 हमारे पास फ्री रिजर्व में पड़े ही हुए थे, कोई टेंशन वाली उसमें बात नहीं थी। क्योंकि फ्री रिजर्व को अगर आप देखते हैं यहाँ 2 हो गए, एक जनरल रिजर्व हो गया, एक बैलेंस इन P&L, दोनों मिलाओगे तो आप 3,20,000 हो जाते हैं। और हमें पैसे कितने चाहिए, हमें चाहिए 2,25,000 रुपये। देन कहता अगर कंपनी कॉल ना मंगवाए तो क्या हम बोनस इशू कर सकते हैं। देखिए 63 में हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं कि बोनस इशू तभी आप कर पाओगे एज पर सेक्शन 63 अगर हम कोट करें, नो। क्योंकि क्या होने चाहिए, बोनस इशू करने के लिए पहले आपके शेयर्स क्या हो, फुली पेड अप हो। हाँ वो अलग बात है, अगर आप एक्स्ट्रा कोट करें तो एक प्रोविशो आती है, किसकी आती है, प्रोविशो आती है ये सेक्शन नंबर 123 जो डिविडेंड के ऊपर आता है, उसका सब सेक्शन 5 की प्रोविशो है, जो कि ये कहती है कि आप बोनस के रूप में जैसे 2 रुपये की कॉल है वो आप दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप शेड्यूल नंबर 1 देखें, शेड्यूल नंबर 1 आर्टिकल्स के ऊपर, और आपको पता ही होगा टेबल नंबर F किसके ऊपर लगता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पे, उसकी रेगुलेशन नंबर अगर आप 39 देखते हैं तो वो भी ये कहती है कि आप कॉल भी बोनस के रूप में दे सकते हैं। मतलब पार्टली पेड अप को आप क्या बना सकते हैं, फुली पेड अप। लेकिन मेन आंसर हमारा किसके ऊपर रह जाएगा भाई, 63 के मुताबिक तो ये हो नहीं सकता। अब देखिए पेपर में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या थी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी क्वेश्चन बड़े बड़े मार्क्स के नहीं आए, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन है और आपको इतना कुछ याद रखना पड़ रहा है या इतना कोट करना पड़ रहा है। तो ये पेपर हम ये कह सकते हैं लेंथी है, क्योंकि बी पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट देखिए आप 2 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा कि हाँ बच्चों के लिए लेंथी पेपर डेफिनेटली रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, आप ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, AGM में होते हैं और 2020 में होते हैं, और नवंबर में क्या होता है, आपने ज्वाइन कर लिया एक ऐसे पार्टनर किसी फर्म के अंदर जहाँ पे मिस्टर सोम एक पार्टनर है और वो
उस कंपनी में जहाँ आप ऑडिटर बने, आप बने सूर्या में, वो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है। कहता है बताइए कहीं आपको वेकेशन तो नहीं करना पड़ जाएगा ऑफिस। देखिए वेकेशन हम पढ़ते हैं 141 4 के अंदर, और वेकेशन कब लगती है? अगर आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएं, तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन लगेगी 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज नंबर सी के अंदर, क्योंकि आपका पार्टनर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो ऑलरेडी वर्किंग है, एम्प्लॉयमेंट में है। तो क्या आपको वेकेट करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। अगला प्रश्न भी आप देखिए, सेकंड पार्ट है और फिर से 2 नंबर का है। एमडी साहब हैं कंपनी के, उन्होंने आकाश जो एक अकाउंटेंट है, उनको फर्स्ट ऑडिटर अपनी कंपनी में अपॉइंट किया है। पूछा ये गया है क्या ये वैलिड अपॉइंटमेंट है? तो हम यहाँ जवाब क्या देंगे? ये वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। वाई? क्योंकि 139 सब सेक्शन 6 के अंदर हम ये पढ़ के आते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? बाय बीओडी करता है, स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। तो इसलिए ये अपॉइंटमेंट यहाँ क्या होगी? इनवैलिड होगी, क्योंकि बोर्ड का मतलब होता है सारे डायरेक्टर। यहाँ तो अकेला क्या था? एक एमडी है, तो आप इस तरह से कर नहीं सकते। अगला प्रश्न अगर आप फिर देखते हैं, देखिए 2 नंबर का है, तो इसलिए मैं कह रहा था लेंथी पेपर है ये। कंपनी डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड इक्विटी शेयर्स के ऊपर, जो कि बाद में अप्रूव हो गया एजीएम में, लेकिन इस दौरान डायरेक्टर्स जो है पैसा डाइवर्ट कर रहे हैं, डिविडेंड वाला जो देना था कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कहीं और, इसलिए डिविडेंड दिया गया 45 दिन बाद। तो आप जानते हैं सेक्शन 127 में हमने पढ़ते हैं कि डिविडेंड आपने देना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपने उसका क्या किया? डिक्लेरेशन किया। तो इसलिए आपसे ये पूछा गया है क्या ये वायलेशन है? ऑब्वियसली हम कहेंगे ये वायलेशन है। और इसके परिणाम क्या होंगे? परिणाम में हम ये पढ़ते हैं जो जो डायरेक्टर अवेयर हैं, जो जो डायरेक्टर जिनको मालूम है 30 दिन में डिविडेंड नहीं दिया गया, देखिए उनके ऊपर इम्प्रिजनमेंट होती है, और ये होती है मैक्स 2 साल के लिए, उनको जेल होती है, और साथ में उनके ऊपर क्या लग सकता है? फाइन। और फाइन लगता है मिनिमम 1000 लगता है, लेकिन 1000 कैसे लगता है? पर डे के हिसाब से लगता है ऑफ कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट। साथ में देखिए कंपनी को भी क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। किस रेट के ऊपर? एट द रेट ऑफ 18% पर एनम ऑन डिले। 12% के हिसाब से आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज यही है, 2 नंबर में हमें इतना कुछ, पहली बात तो क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ना पड़ रहा है और कंटेंट भी लिखना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन नो डाउट 4 नंबर का हमें नजर आ रहा है। कहता आपको अर्जेंट नीड है, 3 लाख रुपए की है। किसको है? मिस्टर पवन को है। उन्होंने रमन को कहा मुझे पैसे दे दो। रमन ने पैसे दिए, लेकिन उन्होंने गारंटी ली सूरज से, तरुण से एंड उषा से। 3 गारंटर हो गए, कहने का मतलब को श्योरिटी हो गए, लेकिन उन तीनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपस में। तो देखिए उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं रहा, लेकिन पवन जो है उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, और सूरज जो को श्योरिटी है उसने पूरे पैसे दे दिए। अब सूरज अपना कंट्रीब्यूशन लेना चाहता उन बाकी दोनों से, लेकिन तरुण ने मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं देता क्योंकि मेरा तेरे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। राइट? तो क्या तरुण अपनी लायबिलिटी से बच पाएगा? तो हम आंसर के क्या कहेंगे? नो, ही कांट, वो नहीं बच सकता। वाई? क्योंकि हम 146 में पढ़ते हैं को श्योरिटी जो होते हैं वो लायबल होते हैं। कैसे लायबल होते हैं? वो इक्वली लायबल होते हैं, वो इक्वल रेशियो में लायबल होंगे, तो पूरा आप 1 लाख उनसे ले सकते हैं, इवन विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर। अगर उन्हें एक दूसरे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेफिनेटली क्या रहेंगे? लायबल रहेंगे, आपको पता है या नहीं पता है। देन देखिए अगला क्वेश्चन जो है, माना इंस्टीट्यूट ने कहा, ऑब्वियसली नोटिफिकेशन भी जारी करी थी कि नेगोशिएबल एक्ट से रिलेटेड, पार्टीज से रिलेटेड, पार्टीज के ऊपर देखिए नेगोशिएबल एक्ट में ये चैप्टर नंबर 3 आता है, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 26 से। तो ये 26 से जाके 45 तक आता है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने देखिए सेक्शन 40 के ऊपर ये क्वेश्चन डाल दिया है। तो यहाँ क्या कहता है? एम एक होल्डर है बिल के, पेबल टू द ऑर्डर ऑफ एफ है। कहता है ये इंडोर्समेंट हुई है ब्लैंक में, सो दैट मीन्स एन से ओ गया, ओ से पी गया, पी के बाद क्यू के पास आया, और एम जो है वो कौन है? वो होल्डर है ही। राइट? एम ने क्या किया? काट दिया बिना क्यू से पूछे। क्यू कौन हुआ? इंडोर्सर हुआ उसके लिए। किसका नाम? ओ एंड पी का उसने यहाँ से नाम काट दिया। अब होता क्या है, आपसे पूछा गया क्या एम रिकवर कर पाएगा एनीथिंग फ्रॉम क्यू? देखिए अगर ऑन द ड्यू डेट
अगर ये डिसऑनर हो जाता है एम, क्या क्या उसे रिकवर कर पाएगा? द आंसर इज कांट। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसने यहाँ क्या करी है? डिस्ट्रॉय करी है रेमेडी। किसकी? इंडोर्सर की। किसकी तरफ? टुवर्ड्स प्रायर पार्टीज, क्योंकि इंडोर्सर ने अपनी प्रायर पार्टी से पैसे लेने थे लेकिन आपने उनका नाम काट दिया है, तो आपने इंडोर्सर की क्योंकि रेमेडी डिस्ट्रॉय करी है, तो अब आपका यहां उससे कोई पैसे लेने का हक नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट अगेन 4 नंबर का है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे ई वोटिंग के ऊपर। तो देखिए कंपनीज एक्ट में ई वोटिंग के ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 8 108, और रेड विद हम क्या पढ़ते हैं? रूल नंबर 20 के अंदर पढ़ते हैं। तो ए एंड बी, ए और उसकी वाइफ बी, उनके पास एक ज्वाइंट डीमैट अकाउंट है। कहता है बताइए ई वोटिंग दोनों में से वोट कौन डालेगा? देखिए बड़ा सिंपल सी बात होता है, फर्स्ट होल्डर जिसका नाम पहले है उसी को वोटिंग का हक रहता है। नंबर 2 कहता है ईजीएम होनी थी 7 सितंबर को। बताइए ई वोटिंग का पीरियड एंड टाइम ऑफ क्लोजिंग, दो चीज़ें पूछी हैं। देखिए जहाँ पीरियड की हम बात कहते हैं, हम ये कहते हैं ई वोटिंग के लिए आप कम से कम जो टाइम देंगे वो होगा 3 दिन का, 3 दिन का। और ये क्लोज होना चाहिए, कहाँ क्लोज होगा? एट 5 PM। कौन सा दिन होगा ये? प्रिसीडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो डैट मीन्स जनरल मीटिंग कब खत्म हो रही है जी? किस दिन हो रही है? 7 सितंबर को। तो हम कहेंगे क्लोज का टाइम क्या आ गया? डैट मीन्स 6 सितंबर। और कम से कम आपने 3 दिन का टाइम देना है। अगला प्रश्न देखिए, हमें पहली बार बड़ा नजर आ रहा है, 6 नंबर का ये प्रश्न नजर आ रहा है। आपसे ये पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया है ईजीएम बुलाने से इस ग्राउंड के ऊपर कि भैया मैम जो रिक्विजिशनिस्ट हैं उन्होंने एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट नहीं दी है कि मीटिंग आप किस कार्य के लिए बुलाना चाहते हैं। देखिए पहली बात हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं, सेक्शन 100 के अंदर ईजीएम आता है, और एग्जैक्टली कोड करूं तो सब सेक्शन 3 कहता है ये एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। रीजन अब मतलब रिक्विजिशनिस्ट को बताना पड़ता है आप मीटिंग क्यों बुलाना चाहते हो। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन आती है, ये नहीं रिक्वायर्ड है अगर आपने एक डायरेक्टर को निकालना है। इफ अ डायरेक्टर टू बी रिमूव्ड, अगर आप उसे निकालना चाहते हैं, और ये एक्सेप्शन भी तो क्रिएट होती है क्योंकि इसके ऊपर एक केस हम पढ़ते हैं LIC वर्सेस एस्कॉट्स का। लेकिन मोटा मोटा देखिए आंसर यहाँ लिखने वाली क्या चीज़ थी? यस, आपको ये एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट देनी है, आपने रीजंस बताने हैं। अगर आपने नहीं दिए हैं तो कंपनी की या बोर्ड की कोई जिम्मेवारी नहीं है ईजीएम बुलाना। सेकेंड पार्ट यहाँ पूछा गया है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन 6 नंबर का था तो पार्ट तो है, 2-2 नंबर के हो गए ये क्वेश्चन। कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया है ईजीएम से बुलाने के लिए कि क्योंकि रिक्विजिशन जो है वो साइन नहीं किए जॉइंट होल्डर ने। तो देखिए जॉइंट होल्डर दोनों का साइन करना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि हमें किसके साइन चाहिए? सिर्फ एक के ही साइन हमें चाहिए होते हैं, तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस तरह से रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। अगले हिस्से में आता है ईजीएम जो थी वो अडजर्न हो रही है। बुलाई किसने थी? मेंबर्स ने बुलाई थी। किस ग्राउंड पे? कॉरम नहीं प्रेजेंट। तो यहाँ पे सेक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सेक्शन लगता है 103 कॉरम वाला, सब सेक्शन 2। देखिए अगर ईजीएम मेंबर्स ने बुलाई है तो ईजीएम जो है कॉरम नहीं होगा, तो ईजीएम डिसॉल्व हो जाएगी। कब डिसॉल्व हो जाएगी? हम आधा घंटा इंतजार करेंगे कि कॉरम आ जाए, आधे घंटे बाद ऑटोमेटिकली इट विल डिसॉल्व। द रीजन इज आपने बुलाई है और आप खुद ही नहीं आ रहे हो। तो सी पार्ट में एक अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार मैं कहूंगा इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर प्रश्न पूछा है। श्याम ने किसके कहने पे, गोविंद के कहने पे सामान बेच दिया, जबकि सामान किसके पास पड़ा है? गोविंद के पास पड़ा है। तो श्याम ने गोविंद के कहने पे सामान बेचा, तो ये क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के ऊपर, आप एजेंट बन गए। गोविंद जिसके कहने पे सामान बेचा, उसका टाइटल मीन्स उसकी ओनरशिप ही नहीं थी, उसके पास कोई राइट नहीं था। लेकिन श्याम को इस चीज का पता नहीं था। बेचने के बाद उसने पैसे गोविंद को दे दिए, लेकिन बाद में मनोहर जो कि एक ट्रू ओनर है, उसने केस कर दिया श्याम के ऊपर, एजेंट के ऊपर, एंड रिकवर्ड द वैल्यू ऑफ गुड्स। अब बेचारा एजेंट तो मुफ्त में मारा गया। तो आपसे पूछा गया है क्या गोविंद जिसके लिए आपने सामान बेचा था वो लापल है टू इंडेमनीफाई एजेंट श्याम जो उसको लॉस हुआ? तो हम कहेंगे यस, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या पढ़ते हैं?
सेक्शन 2 to 3 में इंडेमनिटी आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आपने जो कार्य किया है, एक्ट डन एज एजेंट, किस में किया आपने? गुड फेथ। तो एज एजेंट ये आपका राइट होता है टू बी इंडेमनीफाइड फॉर द लॉस। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसमें इसने पूछ लिया क्या लायबिलिटी होगी प्रिंसिपल गोविंद की अगर जो सामान बेचा वो ड्रग्स हैं। देखिए हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन 124 इसके बाद वाला ही कि यहाँ पे कोई इंडेमनिटी नहीं मिलेगी एजेंट को। रीजन क्या है? मतलब गोविंद लायबल नहीं होगा श्याम की तरफ। रीजन क्या है? क्योंकि ड्रग्स क्या हो गया? एक इलीगल क्रिमिनल एक्ट अगर आप करते हैं एज एजेंट तो आपको कोई बेनिफिट प्रिंसिपल से नहीं निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग मैं इसको कहूंगा, 3 नंबर का ये आया और आज सुबह ही मेरा एक स्टूडेंट मुंबई से रोहन, मैं बिल्कुल उसका नाम लूंगा, उसे मालूम भी होगा, उसने आज सुबह मुझसे पूछा सर नेगोशिएबल का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल दो। तो मेरे मुंह से सबसे पहले यही निकला और मेरी गट फीलिंग भी थी इसके ऊपर कि आने की संभावना है कि बेटा सेक्शन 55, ये सबसे पहले मैंने उसको ये कोट किया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये सेम कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मैट में भी दिया हुआ है। सेक्शन 55 किस पे डील करता है? ये डील करता है क्या परिणाम होंगे, कॉन्सिक्वेंस किस चीज के, अगर इंडोर्समेंट करी है ऑफ इंडोर्समेंट, कन्वर्ट कर दी आपने इन ब्लैंक टू फुल, मतलब कन्वर्जन किया है इंडोर्समेंट का ब्लैंक से फुल, तो उसके परिणाम क्या होंगे। क्वेश्चन है ए है पेई, उसने इंडोर्स किया ब्लैंक में बी को, बी ने फुल में किया सी को, सी ने बिना इंडोर्समेंट के दे दिया डी को। अब आपसे पूछा गया है डी जो बेरर है वो पैसे किससे रिकवर कर सकता है? तो डी यहां रिकवर कर सकता है 3 लोगों से। देखिए फ्रॉम, ड्रॉर या एक्सेप्टर, या फिर आप पैसा रिकवर कर सकते हैं एज पर सेक्शन 55 किससे? मिस्टर ए से। लेकिन क्यों क्वेश्चन ये है क्या वो रिकवर कर सकता है ए बी और सी से? ए से आप ले सकते हैं लेकिन बट कांट, आप नहीं ले सकते हैं, कांट स्यू करना कहें या रिकवरी कहें, बी और सी से आप ले नहीं पाएंगे। तो ये कॉपी पेस्ट देखें इंस्टीट्यूट का अपने स्टडी मैट का एग्जाम्पल ही था। अगला प्रश्न अगेन 3 नंबर का है, कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस जारी किया है और लगभग लग रहा था सब कुछ ठीक लिखा है, लिखा था डिविडेंड कई सालों से दे रहे हैं, बट आपने ये नहीं बताया कि डिविडेंड आप ट्रेडिंग प्रॉफिट में से नहीं दे रहे हो, कैपिटल प्रॉफिट में से दे रहे हो। इसका मतलब है ये हो गई मिस रिप्रेजेंटेशन। और मिस रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चन ये है कि अलॉटी ये कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कैंसिल करना चाहता है कि आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, तो क्या वो कर पाएगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है जी, मिस रिप्रेजेंटेशन है। और आप इस प्रॉब्लम के अगर फैक्ट्स देखेंगे, ये कॉपी पेस्ट एक केस है रेक्स वर्सेस लॉर्ड काइसलैंड, तो आप कहेंगे ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन है। यस, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है। पास्ट में भी एक कॉपी पेस्ट क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपने डायरेक्ट पूछ लिया 2 नंबर का, ऑब्वियसली इसमें भी अमेंडमेंट थी 1/4/2021 से सेक्शन 2 सब सेक्शन 85। तो उसके मेन आप जानते ही हैं स्मॉल कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी होती है। मेन 2 लिमिट पढ़ते हैं हम, पेड अप कैपिटल जो नई लिमिट है वो 2 करोड़ है, एंड टर्नओवर जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो 20 करोड़। तो अगर इतना आपका रहेगा तो हम आपको स्मॉल कंपनी लेके चलेंगे, लेकिन आप प्राइवेट होनी चाहिए, आप पब्लिक कंपनी नहीं है। और नॉन एप्लीकेबिलिटी भी है इसकी, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी या स्पेशल एक्ट में जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है, लेकिन उसके अंदर कई पार्ट्स हैं। कंपनीज एक्ट के ऊपर है, आप एक नई कंपनी बने हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप ओन्ड बाय गवर्नमेंट हो, तो अंडरस्टूड है आप गवर्नमेंट कंपनी बन गए। पूछा गया है फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, तो इसके ऊपर हम पढ़ते हैं 139 सब सेक्शन 7 पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और वो कितने दिन के अंदर करता है? 60 दिन के अंदर अंदर। कहाँ से? जिस दिन कंपनी का क्या हुआ है? रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन अगर सीएजी फेल हो जाता है तो 30 दिन के भीतर भीतर 30 डेज के अंदर अंदर, और ये 30 दिन कौन होंगे? नेक्स्ट 30 दिन कौन अपॉइंट करेगा? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो सिंपल, क्योंकि यहाँ पे 2.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये। अगला कमल है, आप ऑडिटर हैं
गवर्नमेंट कंपनी के हैं, आपने रिज़ाइन कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे वैकेंसी फिल करने की बात की पूछी गई और 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। देखिए 2.5 नंबर में 2 क्वेश्चन। कहता क्या आपका आंसर डिफरेंट हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, राइट? तो पहली बात यहाँ पे सेक्शन लगता है जी आपका 139 सब सेक्शन 8, जिसे हम कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। और यहाँ पे ऑब्वियसली 2 आंसर हो गए। देखिए गवर्नमेंट अगर कंपनी आप हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, तो वैकेंसी कौन फिल करता है? सीएजी फिल करता है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर वो फिल करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो कौन फिल करेगा? बोर्ड फिल करेगा। आंसर सेम है, 30 दिन अगले बाय बीओडी। लेकिन अगर कहता वो आप गवर्नमेंट कंपनी है ही नहीं, तो कौन होगा? तो देखिए सेक्शन सेम ही रहेगा, बोर्ड फिल करेगा 30 दिन के अंदर अंदर। और क्योंकि यहाँ रेजिग्नेशन एक कारण है, तो यहाँ एक कंडीशन अलग से और लगती है कि आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर्स से जनरल मीटिंग के अंदर अंदर, और आने वाले कितने दिन के अंदर? 3 महीने के अंदर। क्योंकि अगर रेजिग्नेशन अकेला कारण है, और रेजिग्नेशन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगला प्रश्न अच्छा कहूँगा मैं नेगोशिएबल एक्ट का। कहता है एक प्रोमिशनरी नोट था, उसमें टाइम नहीं मेंशन था, तो अंडरस्टूड है वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो गया। होल्डर ने कहता उसके अंदर वर्ड डाल दिए ऑन डिमांड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता क्या ये मटेरियल ऑल्ट्रेशन है, तो हम कहेंगे नो, नहीं है। मटेरियल ऑल्ट्रेशन 87 में पढ़ते हैं, और डिमांड और टाइम के ऊपर हम क्या पढ़ के आते हैं? सेक्शन 19 रेड विद सेक्शन 21। तो हम यही पढ़ते हैं, चाहे डिमांड वर्ड लिखा है, टाइम नहीं लिखा है, एट साइड लिखा, ऑन प्रेजेंटमेंट, तो डिमांड ही रहता है, तो इसलिए ये कोई मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई इंस्टीट्यूट ने पहले पूछा नहीं था, लेकिन सीधा सीधा है, स्टिल मैं कहूँगा। आपने एक चेक है, अंकित है, आप श्रेया को दे दिया गिफ्ट से, क्या आप एचडीसी हैं? देखिए सेक्शन 9 में एचडीसी पढ़ते हैं हम, उसकी एक कंडीशन आती है कि कॉन्सिडरेशन इज मस्ट। तो आपने यहाँ कॉन्सिडरेशन तो है नहीं, गिफ्ट में है। क्या आप एचडीसी हैं? द आंसर इज नो। हाँ, आप ये कह सकते हैं आप क्या हैं? आप सिर्फ एक होल्डर हैं, और होल्डर पे हम कौन सा सेक्शन पढ़ते हैं? 8 पढ़ते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लिखना, लिखा है नहीं लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला देखिए क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। मिस्चीफ रूल पूछा और सीधा सीधा उसने 4 फैक्टर्स पूछ लिए। तो 4 फैक्टर हम सीधा क्या लिखते हैं? क्या था लॉ पहले, नया लॉ लेके आ रहे हो उसकी जगह पे, तो उस लॉ में क्या थे? डिफेक्ट या मिस्चीफ। क्या नए लॉ ने रेमेडी दी है, और नए लॉ ने क्या रीजंस दिए हैं, किसके लिए? फॉर रेमेडी इट प्रोवाइडेड। सिंपल ये 4 फैक्टर। 3 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग कहूंगा, 3 नंबर का है। आप दिया कंपनी है, आपकी 2 सब्सिडरी हैं, जय एंड विजय। तीनों कंपनी ने अपनी कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है। आपसे पूछा गया बताइए किस तरह से जो सब्सिडरी हैं ये अपनी प्रिपेयर करेंगी बैलेंस शीट एंड पीएनएल। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नेचुरल है, हम सेक्शन कौन सा पढ़ते हैं? 129। तो हम कहते हैं होल्डिंग सब्सिडरी अलग अलग कंपनियां हैं, होल्डिंग को नो डाउट कंसोलिडेटेड बुक्स बनानी पड़ती हैं, लेकिन आप अलग अलग कंपनी हो तो हर कंपनी अपनी बनाएगी, तो सब्सिडरी को बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे? नेचुरल है, एज पर शेड्यूल नंबर 3। नंबर 2, आपने किसका कंप्लायंस करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का करना है। अगर इसमें कोई डेविएशन है तो उसको उसके इम्पैक्ट रीजंस वगैरह भी आपको बताने पड़ते हैं, राइट? तो बस ये सीधा सीधा था। अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं, वो डीआरएस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जो उन्हें बनानी पड़ती है उसके अंदर, तो 3 मैटर सीधे सीधे पूछ लिए 3 नंबर में, जबकि हम 6 पॉइंट पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? 134 सब सेक्शन 5 के अंदर पढ़ते हैं। जैसे नॉर्मल मैं तो क्लास में कोड की करवाता हूँ, लेकिन सिंपल बताऊँ आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, देन गोइंग कंसर्न के हिसाब से आपकी बुक्स बननी चाहिए, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम की हाँ जी हमने सारे लॉज वगैरह का क्या किया है, कंप्लायंस। तो 6 पॉइंट नॉर्मली आप इसके अंदर पढ़ते हो, तो 3 सीधे सीधे लिखने थे, और नॉर्मली जो मेरे से बच्चे पढ़े हुए हैं स्वाभाविक है उनको मैंने कोड की से ये पॉइंट याद करवाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का, अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, लेकिन डायरेक्ट ही कहूँगा स्टिल इसे। एक पूछा गया है क्या प्रोविजंस होंगी डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की, एक क्वेश्चन हो गया। और फिर ये पूछ लिया गया, डेट मीन्स 1 नंबर का हुआ, क्योंकि नीचे 3 क्वेश्चन और हैं कि क्या आप इन्हें अपॉइंट कर सकते हैं नहीं। पहली बात प्रोविजंस के ऊपर बात करें, डिबेंचर हम पढ़ते हैं सेक्शन 71, और ट्रस्टी के ऊपर सब सेक्शन 5, रेड विद रूल नंबर हम पढ़ते हैं 18(2). तो प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट की अगर हम बात कहें
तो बेसिकली हम ये कहते होते हैं कि भाई पहली बात तो ये है, आपको ये पक्का अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि आप पब्लिक ऑफर से पैसा उठा रहे हैं। इफ पब्लिक ऑफर, ट्रस्टी अपॉइंट करना ही पड़ेगा। या फिर अगर आप मेंबर्स को भी डिबेंचर इशू कर रहे हो और मेंबर्स कितने हैं, मोर देन 500 हैं, तो आपको ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। और प्रोविजन क्या है उसका नाम लिखिए आप, कहाँ, वो प्रोस्पेक्टस कहो या इनविटेशन जो भी दे रहे हो आप ऑफर में, उसका नाम बताओ और साथ में उसकी आपने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पहले क्या लेनी है, रिटर्न कॉन्सेंट। देन देखिए आपसे पूछा गया है क्या ये लोग डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट हो सकते हैं, क्या एक शेयर होल्डर अपॉइंट हो सकता है, तो हम ये आंसर कह सकते हैं यस, क्योंकि रीजन क्या है, हम ये पढ़ते हैं टेक्निकली कि बेनिफिशियल होल्डर कांट बी, वो नहीं हो सकता। यहाँ सिंपल शेयर होल्डर लिखा था तो हम यस कहेंगे। क्रेडिटर नो, गारंटर द आंसर इज नो। रूल नंबर 18 2 के अंदर हम ये पढ़ के आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो ये है, हमें दिखता है यहाँ पे 4 नंबर का। आपसे पूछा गया कंफ्यूजन है फाइनेंशियल ईयर के मतलब में एंड कैलेंडर ईयर के मतलब में एज पर जीसीए। देखिए जीसीए में हम फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन 3 सबसेक्शन 21 में, कैलेंडर ईयर 3 सबसेक्शन 66 के अंदर पढ़ के आते हैं। और फाइनेंशियल ईयर हम क्या कहते हैं भाई, ये कमेंस होगा, कहाँ से कमेंस होगा, 1 अप्रैल से, तो अंडरस्टूड है अप्रैल टू मार्च हो गया। और कैलेंडर ईयर में हम डेफिनेशन में क्या लिखते हैं, ब्रिटिश कैलेंडर, तो ब्रिटिश कैलेंडर है ही क्या, जनवरी से दिसंबर, बस ये लिखे आना था, वो अप्रैल से मार्च, ये जनवरी से दिसंबर, सीधा सीधा 4 नंबर का। आई थिंक इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपको देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पे है, एक्सटर्नल एड। तो पहले तो बता दीजिए कि हाँ जी इंटरनल एड से सहायता वगैरह नहीं मिली, इसलिए एक्सटर्नल एड। 3 नंबर के 1.5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो हिस्ट्री से आपको किस तरह से हेल्प मिलेगी। 4 चीज़ें बेसिकली मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री इन जनरल, आमतौर पे जो हिस्ट्री होती है उससे हेल्प लें, और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, जो हमारी पार्लियामेंट की इतिहास है इन पर्टिकुलर, यहाँ से पक्का लें क्योंकि बात है लॉ की। तीसरी चीज़ हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स, मतलब उस ज़माने में कुछ लोगों ने जो भी लॉ के ऊपर कुछ लिखा, या आप यूँ कह सकते हैं बाबा आदम के ज़माने के जो स्टैट्यूट्स हैं, जो लॉ हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। 4 पॉइंट, 1.5 नंबर का क्वेश्चन था। फॉरेन डिसीजन में आप ये लिखेंगे कि आप इनकी हेल्प तभी लीजिए अगर वो कंट्री क्या कर रही हो, फॉलो कर रही हो सेम सिस्टम ऑफ लॉ जो हमारे देश में है। और हमारे देश में कौन सा है, कॉमन लॉ, क्योंकि हम क्या हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जिसका मतलब है जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया, तो जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया उन देशों से रिलेटेड जो फॉरेन डिसीजन से आप हेल्प ले सकते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर का है, 5वां क्वेश्चन आखिरी, प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड पूछा गया है। देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट हम पढ़ के आते हैं कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 3 के अंदर पार्ट 2, और ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 42 में, और रेड विद हम इसको पढ़ते हैं रूल नंबर 14 के अंदर, काफ़ी कुछ लॉ दे रखा है। कहता कंपनी पैसा, देखिए पहली बात पब्लिक कंपनी होगी, आप बाहर से पैसा उठा रहे हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर आपने 55 लोगों को दिया है उनके नाम पे, जिसमें से 4 तो क्या है, QIB हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। तो देखिए हम एक्ट में ये पढ़ते हैं कि लिमिट होती है 50 और हायर एज पर रूल्स, तो रूल्स ने ऑब्वियसली लिमिट कितनी बता रखी है, 200 की बता रखी है, और उसमें से हम QIB और एम्प्लॉइज अंडर रिसोप नहीं लेते हैं, तो डैट मीन्स 55 में से 4 माइनस होगी QIB, तो 51 है, तो ओके है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। देन कहता मान लीजिए ये केस 1 से पहले, उसके अलॉटमेंट से पहले हमने किसी और को भी अलॉटमेंट कर दी, 155 लोग थे और इंडिविजुअल नाम पे। अब समस्या क्या होगा, 155 प्लस 51 ऐड करूंगा 206 हो जाएगा। लिमिट कितनी है, 200 की है, और 200 की लिमिट होती है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, नो डाउट एक क्लास की सिक्योरिटीज के लिए होती है, इक्विटी शेयर अलग, प्रेफरेंस शेयर अलग, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर हम कहेंगे भाई आंसर बदल जाएगा। दूसरा पूछता है क्या आप पब्लिक कंपनी हैं, क्या आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हम बड़ा क्लियरली सेक्शन 23 के अंदर पढ़ के आते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा पब्लिक कंपनी भी उठा सकती है, और देखिए प्राइवेट कंपनी तो डेफिनेटली ले ही सकती है। देन
अगला क्वेश्चन अगेन 5 नंबर का, और ये काफ़ी एक्सपेक्टेड मैं इसे कहूँगा कि इसका ना, क्योंकि डिपॉजिट के ऊपर बनता ही बहुत कुछ है। डिपॉजिट के ऊपर आया है, भूपेंद्र एक डायरेक्टर हैं, प्राइवेट कंपनी के हैं, स्टार्टअप के हैं। उसने अपने एक दोस्त को कहा, पारस को 20 लाख दे दो, एक ही ट्रांजैक्शन में दे दो और 6 साल के लिए दे दो। कहता क्या ये डिपॉजिट है या नहीं है? तो हम क्या कहेंगे, पहली बात इस पे लगता है, देखिए रूल नंबर 21C, जिसके अंदर हम एक लिस्ट पढ़ते हैं, ये डिपॉजिट नहीं है, ये चीज़ें डिपॉजिट नहीं है। तो पहली बात हम इसे क्या कहेंगे, इट्स डिपॉजिट। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि हम कहते हैं अगर अमाउंट हो 25 लाख या उससे ज़्यादा, तब हम कहते हैं ये डिपॉजिट नहीं है, राइट। यहाँ 20 लाख है तो इसलिए हम कहेंगे डिपॉजिट है। और फिर हम ये भी कहते हैं 25 लाख या उससे ज़्यादा आपने पैसे उठाए 10 ईयर्स मैक्स के लिए, तो यहाँ पे जैसे 6 साल था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो अमाउंट की वजह से हम कह देंगे ये डिपॉजिट है। देन देखिए अगले में पूछा गया है, अगेन आप पब्लिक कंपनी हो, डिपॉजिट 50 लाख के मेंबर से लेना चाहते हो, लेकिन लेस देन 6 महीने के लिए लेना चाहते हो, क्या ऐसा ले सकते हो? तो ये हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3 के अंदर, हम पढ़ते हैं एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है जी? 3 महीने होता है। तो ये आप ले सकते हो, लेकिन उसमें एक ध्यान रखना होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के लिए जो पैसा ले रहे हो ना, जो कि यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि हमें डिटेल दे नहीं रखी पेड अप कैपिटल की, फ्री रिजर्व की, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ये एक मॉनेटरी लिमिट जरूर रहती है, ये हम लिख सकते थे। टर्नओवर है आपकी 400 करोड़ और नेटवर्थ है आपकी 50 करोड़। पूछा गया है, आप पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड लिखा है, क्या आप पब्लिक से पैसा ले सकते हैं या नहीं? देखिए इसके लिए हम पढ़ते होते हैं एलिजिबल कंपनी ही, एलिजिबल होना जरूरी है एज पर रूल 21E, तभी आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो। और इसके लिए 2 लिमिट पढ़ते हैं हम। एक लिमिट हम पढ़ते हैं कि भैया टर्नओवर कम से कम हो 500 करोड़ की, या फिर हम कहते हैं नेटवर्थ हो कम से कम 100 करोड़ की, तो ही आप ले सकते हो। तो यहाँ देखिए ये 50 करोड़ है, ये 400 करोड़ है, तो उस लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हुआ? कांट, आप नहीं ले सकते, यू कैन नॉट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है, एजीएम के ऊपर है, और ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं देखिए शायद 4 नंबर के करीब का है, क्यों थोड़ा कटिंग में आ गया है। ये कॉपी पेस्ट में कहूँगा, इंस्टीट्यूट ने बहुत बार कॉपी पेस्ट से में ऐसा क्वेश्चन पूछा है। आपने नोटिस एजीएम का जारी किया 7 सितंबर को मीटिंग है, और नोटिस दिया 16 अगस्त को। तो देखिए 16 अगस्त 31 का महीना होता है, 15 और 7 22 दिन बने यहाँ पे सारे, राइट। तो आपसे पूछा गया क्या मीटिंग वैलिडली कॉल्ड है, हम कहेंगे नॉट। सेक्शन कौन सा है नोटिस के ऊपर आप पढ़ते हैं? 101। कितने दिन का शॉर्टफॉल आया? 2 डेज का, क्योंकि हम कहते हैं 21 क्लियर दिन होते हैं, क्लियर। और जिस दिन नोटिस दिया, जिस दिन मीटिंग गया है, और 2 दिन हम ये भी लेके चलते हैं सेक्शन 20 के हिसाब से कि 2 दिन का क्या होना चाहिए? गैप। क्या आर्टिकल से हम टाइम पीरियड देखिए कटेल कम वगैरह कर सकते हैं? यस कर सकते हैं ईजीएम के केस में, अगर कंसेंट किसने दी है? बाय 95% जिनके पास वोटिंग राइट है, उनकी कंसेंट हो तो आप कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न मैं कहूँगा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, हटके बिल्कुल। ये कंपनी है, बाइक बेचा है, अशोक को बेचा हायर परचेज पे, गारंटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ऊपर क्वेश्चन है, अभिषेक ने दी है। इतना अमाउंट है, 24 इंस्टॉलमेंट में 8,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट आपने देनी है, और ऑनरशिप ट्रांसफर होगी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। तो अंडरस्टूड है 24 महीने की आपकी गारंटी होगी। तो हम इसे क्या कह देंगे भाई, ये कॉन्टिन्यूस हो गई, कॉन्टिन्यूस गारंटी हम पढ़ते हैं सेक्शन 129 के अंदर। अब पूछा ये गया है 12 इंस्टॉलमेंट तो अशोक ने दे दी, लेकिन अगली 2 नहीं दी। अल्फा ने अभिषेक के ऊपर, गारंटर के ऊपर केस किया, तो उसने बेचारे ने 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, लेकिन अब उसने नोटिस दे दिया है कि भाई मैं अपनी गारंटी रिवोक कर रहा हूँ, तो क्या आप कर सकते हैं? तो देखिए हम सेक्शन 130 में पढ़ते हैं, आप रिवोक कर सकते हैं नोटिस दे करके, और जो फ्यूचर जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके लिए आप बच सकते हो, राइट। और दूसरा पॉइंट ये पूछता है कि अगर अभी गारंटर की मौत हो जाए तो इसके ऊपर हम पढ़ते हैं 131, और हम कहते हैं डेथ क्या होता है? डेथ के केस में इसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक रेवोकेशन, आपको कोई नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है, अनलेस कॉन्ट्रेरी अपीयर्स। कॉन्ट्रेरी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है मौत के बाद भी मैं लाबल लूंगा तो आप रहेंगे।
लास्ट क्वेश्चन आता है और ये जीसी के ऊपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन, रूल की डेफिनेशन है। तो देखिए भैया, मैंने सारी डेफिनेशन बड़ी मेहनत करके याद करवाई थी क्लास में। ये 3 सब सेक्शन में आती है। रूल के अंदर हम 2 बातें कहते होते हैं कि रूल इंक्लूड्स एंड शैल ऑल्सो इंक्लूड, मतलब दोनों इंक्लूड पे हैं। तो हम ये कहते होते हैं रूल क्या है, जो आपने बना दिया, मेड, रूल मेड। क्यों? क्योंकि आपको एक पावर क्या है, मिली है, पावर कन्फर्ड। किसने दी है? किसी एक्ट ने दी है, जिसे हम कहते हैं इनैक्टमेंट, क्योंकि हम इनैक्टमेंट की भी डेफिनेशन इस एक्ट में पढ़ते हैं 3 सबसेक्शन 19 में। शैल ऑल्सो इंक्लूड व्हाट? रेगुलेशन, जो आपने बना दी है, मेड एज अ रूल अंडर व्हाट? एनी इनैक्टमेंट। और ओथ में देखिए सिंपल सी बात है, ओथ हो एफिडेविट हो, ये सारी डेफिनेशन सेम आती हैं। 2 चीजें आती हैं देखिए इसके अंदर, अफर्मेशन एंड व्हाट? डिक्लेरेशन, मेड बाय पर्सन्स अलाउड बाय लॉ टू अफर्म और डिक्लेयर। पर्सन में देखिए हम 3 चीज पढ़ के आते हैं, ये सारी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूड से स्टार्ट होती हैं। 3 चीजें आती हैं, कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। तो देखिए ये थी मेरी तरफ से रिव्यू, या जो आंसर बनते थे। सीधा सीधा कहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से कोई पेपर ये टफ नहीं था। एक आधा हल्का फुल्का, एक आधा क्वेश्चन तो डिफरेंट रहना, ये एक नेचुरल सी बात है। और बाकी जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पढ़ाने का सवाल है, एक एक पॉइंट, एक एक सेक्शन के साथ जो मैंने आपको कोट किया है, आपकी कॉपी में मैंने लिखवा रखा है, आप उसे चेक भी कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ, एंड आई विश यू ऑल द गुड लक फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम्स। कोई भी चीज़ हो, कभी भी मेरे से रिलेटेड हो, ऑलवेज यू कैन कॉल मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। दिस इज़ माई फ़ोन नंबर, ऑब्वियसली आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या जो भी है कोशिश करूँगा टाइमली मैं रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू।